Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start our chapter 6, General Science 6th class. This chapter is about air and atmosphere. In this chapter, we shall study composition of air, about atmosphere. It will be discussed what are the objects found in it, about meteorites, meteors, etc. and meteoroids. You will learn in this chapter. But about atmosphere, जिसमें मेंशन किया गया, बताया कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे ऊपर थिक लेयर ऑफ एयर है जिसको कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर क्या है? थिक लेयर ऑफ एयर, या जिसको हम ब्लैंकेट ऑफ एयर कहते हैं, अराउंड द अर्थ, जमीन के इर्द गिर्द स्फेरिकल फॉर्म में ब्लैंकेट ऑफ एयर या जो थिक लेयर ऑफ एयर है इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। What is atmosphere? If it is asked, you have to answer, it's a thick layer of air around the earth. Thick envelope of air or thick layer of air आप कह सकते हैं around the earth is called atmosphere. मुझे कौन बच्चा बता सकता है? सर कहना है Yes. सर, जहाँ पे हम रहते हैं उसके ऊपर एक थिक लेयर है एयर की जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बिल्कुल ठीक। आप यूं सर कहना कहें। है Yes. where we live at the सर मैं उर्दू में बता देता हूँ। बात नहीं। जहाँ हम रहते हैं हमारे ऊपर एक लेयर होती है, उसको एटमॉस्फेयर की। कहते हैं। थिक लेयर ऑफ एयर जो है above us, it is atmosphere. या इसको मैंने अपनी वर्डिंग में जो डिफाइन किया है उसको ज़हन में रखें कि थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ठीक है, अराउंड द अर्थ, थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब इसका काम क्या है? इट फिल्टर्स आउट हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, ऐसी रेज के जमीन पर पहुंचे तो नुकसान पहुंचा सकती हैं। किसको? एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसी रेस को ये एटमॉस्फेयर फिल्टर कर लेती है, ये रेस नीचे नहीं पहुंच सकती। एंड कॉजेस meteoroids to burn up by friction before they hit the earth. meteoroids क्या होते हैं? meteoroids और meteorites जो हैं, इनको मैं तीनों को बताता हूँ आपको कि meteorites जो हैं बेसिकली meteoroids 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 जो हैं ये lumps of rocks होते हैं। इन rocks के pieces हैं। They also contain metals like iron, nickel वगैरह metals भी होती हैं, जिंक है, और इनमें सिलिकेट मिनरल्स होते हैं ज्यादातर। मैं meteorites की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसको। meteorites, ठीक है। meteorites का मैंने बताया कि meteorites जो हैं ये अपर एटमॉस्फेयर, ये बल्कि इसमें स्पेस में आप बात करेंगे, स्पेस में ऑल ओवर द सोलर सिस्टम दे आर फाउंड। meteorites कहाँ पाए जाते हैं? पूरे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। अब जो meteorites अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं उन्हें meteors कहते हैं। meteors क्या हैं? Those meteoroids that enter the Earth's atmosphere.
and those meteors that reach Earth's surface and hit the Earth's surface, they are called meteoroids. Meteoroids. ठीक है, meteoroids क्या हैं? meteoroids वो meteors हैं जो जमीन के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, जो जमीन को हिट करते हैं, पहुंच जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, उन्हें मीटेओराइट्स कहते हैं। दोबारा सुन लें आप, मैंने बताया कि रॉक्स के पीसेस, बड़े बड़े पीसेस होते हैं, ये वेरी लार्ज पीसेस भी होते हैं मीटेओराइट्स में, सिलिकेट मिनरल्स, और इसमें मेटल्स भी होती हैं, आयरन, निकल, जिंक वगैरह। तो ये पूरे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? सोलर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। और ऐसे मीटेओराइट्स जो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो, उन्हें मेटियार्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मेटियार्स कहते हैं। और जो मेटियार्स, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? यस सर। जो मीटियार्स जमीन तक पहुंच जाते हैं, उन्हें मीटियोराइट्स कहते हैं। अब ये जो मीटियोराइट्स हैं, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, तो हमने कहा कि वो मीटियार्स हैं। इन मीटियार्स को शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। आपने अगर एटमॉस्फेयर में रात के टाइम देखा हो कि फायर बॉल की सूरत में तेजी से शूटिंग करता हुआ गोला सा जो है वो आपको नजर आता हो, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, क्या किसी बच्चे ने देखा? यस सर। तो बेटे ये मीटियार्स होते हैं, और हवा के साथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, हवा के साथ फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही। हाँ जी, क्वेश्चन पूछें जो बच्चा पूछा। सर ये जब जा रहे होते हैं सर, तो ये से जाती है या फिर एटमॉस्फेयर से जाती है? दोबारा पूछेंगे, आपकी आवाज कट रही थी, क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सर जब ये जाते हैं एटमॉस्फेयर से, ये गोल बोले सर, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर से जाती है या फिर बाहर से? ठीक है बेटे, मीटेरॉइड्स एटमॉस्फेयर के बाहर थे। ये जो मैंने मीटेरॉइड्स बताया ना आपको, ये एटमॉस्फेयर के बाहर थे, स्पेस के अंदर। लेकिन जो मीटेरॉइड्स अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हों, उन्हें मीटियोर्स कहते हैं। तो ये बाहर से एंटर हुए एटमॉस्फेयर में, और मूव करते हुए, तेजी से मूव करते हुए, एयर की फ्रिक्शन की वजह से इनको आग लग जाती है, ये जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इनको शूटिंग स्टार्स भी इसी वजह से कहा जाता है। जैसा आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आपको शूटिंग करते हुए ये फायर बॉल्स की सूरत में जो गोले से नजर आते हैं, वो क्या है? मीटियार्स होते हैं। लेकिन जो मीटियार्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, और वो एटमॉस्फेयर में वो बर्न नहीं होते और जमीन तक पहुंच जाते हैं, उन्हें हम मेटेओराइट्स कहते हैं। अब मेटेओराइट्स का पता चल गया। ये डिफरेंट डेजर्ट्स के अंदर जो गिरे हैं, अभी भी ये पड़े हैं डिफरेंट प्लेसेस पे मेटेओराइट्स। आप नेट पे मेटेओराइट्स को सर्च कर सकते हैं, आपको मेटेओराइट्स की पिक्चर्स मिलेगी। तो ये मुख्तलिफ प्लेसेस पे जो पड़े हैं, टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा। नहीं सर, ये जो थिक लेयर ऑफ एयर है, इसको ओजोन बड़े, ओजोन और चीज है। ओजोन जो है वो और चीज है। एयर के डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं ओजोन इसकी, एटमॉस्फेयर की। और उन लेयर्स के अंदर ये जो ओजोन है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है, उसकी लेयर है एटमॉस्फेयर की।
या स्टूडेंट्स मैं आपको ओजोन लेयर का जो बताया मैंने, पता चल गया आपको कि ये इसकी हाइट भी देख लें, ये तकरीबन कोई 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पे जो है सरफेस ऑफ अर्थ से ये पाई जाती है ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में एटमॉस्फेयर जो है इसकी 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये लेयर्स हैं और इनमें तकरीबन कोई 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो है ओजोन पाई जाती है। अच्छा बेटे, मीटेओराइट्स का मैंने आपको बताया कि ये वो मीटियार्स हैं जो ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, और आगे बताया है कि दे बर्न अप बाय फ्रिक्शन बिफोर दे हिट द अर्थ। ज़मीन को हिट करने से पहले ही अक्सर तो जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और जो ख़त्म हो जाएंगे, देखिए वो मीटियार्स थे पहले जो जल गए, और जो मीटियार्स ज़मीन पर पहुंच जाते हैं उन्हें मीटियोराइट्स कहते हैं। एटमॉस्फेयर बताया कि आल्सो एक्ट्स एज सन शेड। आगे इसकी मजीद जो है इसके फवायद बता रहे हैं कि सन शेड के तौर पे काम करती है एटमॉस्फेयर। इट स्टॉप्स अर्थ बिकमिंग टू हॉट ड्यूरिंग द डे, कि दिन के वक्त ज्यादा गर्म नहीं होती जमीन, तो ये एटमॉस्फेयर का रोल है इसमें, क्योंकि रेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड एज अ ब्लैंकेट टू प्रिवेंट द अर्थ गेटिंग टू कोल्ड एट नाइट, रात को शदीद सर्दी भी नहीं पड़ सकती, तो इस वजह से नहीं पड़ती कि ये थिंक ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है एटमॉस्फेयर। Atmosphere is most dense at ground level and thins out as it stretches upwards until at about 500 kilometers it is above 1 million times less dense than it was at the sea level. It's almost vacuum. it आपको बताया कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डेंस एट ग्राउंड लेवल, कि जमीन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी बहुत ज्यादा, ये थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपोनेंट गैसेस हैं, वो बहुत ही करीब करीब आ जाती हैं, बहुत थिक है। और जैसे हम ऊपर को जाते हैं, हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट जैसे बढ़ती है तो इसकी थिकनेस कम होना शुरू हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन इट थिन्स आउट, ये लेस डेंस होना शुरू हो जाती है ऊपर जाते हुए, और तकरीबन 500 किलोमीटर की हाइट पे इसकी थिकनेस, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। आप सरफेस सी लेवल पे, यानी कि जो सरफेस ऑफ अर्थ के जो ऊपर थी एयर की थिकनेस या डेंसिटी, अगर हम उससे कंपेयर करें इस हवा की डेंसिटी को जो 500 किलोमीटर की हाइट पे है, तो ये बहुत ही थिन है। कितनी? 1 मिलियन टाइम्स। अब मिलियन कितना होता है? 10 लाख का, यानी 500 किलोमीटर की हाइट पे ये बहुत ही पतली सी हो जाती है, इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाते हैं, लेस डेंस हो जाती है, 10 लाख गुना कम हो जाती है इसकी डेंसिटी। हाँ जी बेटा, कितनी डेंसिटी कम हो जाती है 500 किलोमीटर की हाइट पे? भाविक? सर ऑलमोस्ट सर 10 लाख। 10 10 लाख, लाख 10 लाखवां हिस्सा रह जाती है, 1 मिलियन पार्ट रह जाती है। इट्स ऑलमोस्ट अ वैक्यूम। कहा कि तकरीबन ये खला ही होती है, कि इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, गैस से गैसेस वगैरह नहीं है। इनफैक्ट बताया कि 9/10 ऑफ ऑल द सब्सटेंस और मास ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, इट इज इन द लेयर फ्रॉम द ग्राउंड अप टू अबाउट 15 किलोमीटर। तो बेटे याद रखना आपने कि एयर का ज्यादातर जो मटेरियल है, एटमॉस्फेयर की जो ज्यादातर मास है, वो सरफेस ऑफ अर्थ से तकरीबन 15 किलोमीटर की हाइट तक है, यानी ये बहुत ही डेंस लेयर है, बहुत ही थिक लेयर है, और उसके ऊपर ये लेस डेंस होना शुरू हो जाती है, थिन होना शुरू हो जाती है। तो ज्यादातर मास कितनी हाइट में? 15 किलोमीटर की हाइट में।
अभी मैं जैसे पूछूंगा वो बताएंगे क्वेश्चन। आदिल रफीक, आदिल रफीक, अब्दुल्ला कामरान, अब्दुल्ला जी सर। अब्दुल्ला कामरान बेटे आप बताएंगे कि जमीन इसका एटमॉस्फेयर का ज्यादातर जो मैस है ये कितनी हाइट तक मौजूद है? सर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एक्सीलेंट। ऑन द ग्राउंड। सरफेस ऑफ अर्थ से तकरीबन 15 किलोमीटर की हाइट तक ज्यादातर जो मैस इसका है वो मौजूद है। अब्दुल्ला ओके सर। एहसान, यस सर। बेटे 500 किलोमीटर की हाइट पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी रह जाती है? सर 1 मिलियन टाइम्स लेस। वेल डन। आप कह सकते हैं 1 मिलियन पार्ट रह जाती है या 1 मिलियन टाइम्स लेस डेंस हो जाती है एटमॉस्फेयर 500 किलोमीटर की हाइट पे। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स मैंने बताई हैं? सर क्या नहीं? ओके, आंसर ये। सर ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। ओके, सर ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फेयर स्ट्रेटोस्फियर, सर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। हाँ जी, सर मैं पूछ सकता हूँ सर, थर्मोस्फियर में मेसोस्फेयर और आयरोनोस्फेयर नहीं होती? बेटे ये जो आपको लेयर्स बताई गई है ना, 4 लेयर्स, एटमॉस्फेयर को इन 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। आप किसकी बात, ओजोन की कह रहे हैं? नहीं सर, सर आयरोनोस्फेयर भी होती है एक। ओके ओके, वो फर्दर इनके अंदर जो डोमेन्स हैं, फर्दर डोमेन्स जो हैं इन लेयर्स की, उनके अंदर उनको मेंशन करते हैं। मेन लेयर्स आपने 4 ही ज़हन में रखनी है। और जो ओजोन की बात है, ओजोन मैंने आपको बताया कि कौन सी लेयर में है, कौन बच्चा बताता है? सर सर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर ठीक, में। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ओके, अब हम कंपोजिशन ऑफ एयर देखते हैं इसके बाद। एयर जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस जो हैं जस्ट फिजिकली दे आर मिक्सड अप, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती है, इसलिए ये मिक्सचर है गैसेस का। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट्स बनाती हैं, इन्हें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। इधर आप ये देखें टेबल में परसेंटेजेस दी हुई हैं। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% है। तो ये दो गैसेस जो हैं ये ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर आर्गन है। आर्गन गैस है जो कि 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और इसके अलावा बाकी जितनी गैसेस हैं वो सारी कलेक्टिवली 0.003%। और वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, यानी कम या ज्यादा होते रहते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर बताया कि इट इज रफली द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में तकरीबन ये एक जैसी रहती है। द मेन डिफरेंसेस from place to place are in how much water vapor, smoke and dust the air contains। कि अगर हम डिफरेंसेस को देखें कि मुख्तलिफ जगहों की एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंसेस कंपोजिशन में आते हैं, तो वो बेटे इन चीज़ों में आते हैं। वाटर वेपर्स में डिफरेंसेस आते हैं, स्मोक पार्टिकल्स में, और डस्ट पार्टिकल्स जो है जो हवा में मौजूद हैं इनकी कंपोजिशन वेरी करती है। बाकी जो आपको बताया गया कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन मेजर जो गैसेस हैं वो तकरीबन सेम रहती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। अब्दुल रऊफ, यस सर। what is humidity? Humidity sir, Yes. the amount of water vapor in the air Okay, is called okay, the well done. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो हवा में है इन्हें ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, जैसे हीलियम है, आर्गन वगैरह है, ये बाकी गैसेस भी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं।
ये टेबल में परसेंटेज दी हुई थी बाय वॉल्यूम जो मैंने आपको बता दी। एयर बताया कि एयर इज सॉल्युबल इन वाटर, कि हवा पानी में सॉल्युबल है। एट रूम टेम्परेचर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है इट कंटेन्स अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिसॉल्व्ड एयर। रूम टेम्परेचर पे 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम पानी लेते हैं उसमें तकरीबन 2 सेंटीमीटर क्यूब हवा जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में पाई जाती है। इसको ज़हन में रखें। बताया कि अगर आप हीट करते हैं सम वाटर, कुछ पानी लें उसको हीट करें गिलास बीकर के अंदर, यू कैन सी दिस वाटर कमिंग ऑफ एज बबल्स। तो आप देखेंगे कि बबल से प्रोड्यूस हो रहे होंगे। वो बबल्स किस चीज के? गैस के। सर जो उसके अंदर गैस थी वो उसके बबल्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं। गैस। सर सर आपने अटेंडेंस ले ली है? अटेंडेंस में भी लेने लगे। ओके सर। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा अटेंडेंस से पहले, जिसको मालूम हो वो हैंड्स रेज करेंगे। How much volume of air is found? Or you can say, you have to tell me what is the percentage of air dissolved in water. Raise your hands. परसेंट का बेटा मतलब होता है 100 के अंदर, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हो तो उसमें एयर कितनी है। हाथ खड़ा करेंगे। सर कह रहा है नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट हैंड्स रेज करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जो हैं वो मेंटली प्रेजेंट है या फिजिकली प्रेजेंट है। Well done. Many students are there. This question goes to Ali Tasir Mehdi. बड़े जल्दी बता दें। Sir, air is dissolved about 2 centimeters square. 2 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। ये एयर जो है इसका वॉल्यूम पानी के अंदर होता Sir, है। 2 अब centimeter percentage- square cube कहना है। बेटे इसको क्यूब कहते हैं। 3 पावर जो होती है ना इसको क्यूब कहते हैं। जो 2 पावर होती है उसको स्क्वायर कहते हैं। Okay sir, ठीक है, sorry. 2 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद है। इसे हम 2% भी कह सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब में बता दिया, 100 में 2 है तो 2% एयर जो है वो वाटर में डिसॉल्व होती है। अभी बड़ी अटेंडेंस होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट यूज एयर। अब हम वो प्रोसेसेस यूज करेंगे जिनमें हवा इस्तेमाल होती है। एयर इज इंपॉर्टेंट इन नंबर ऑफ नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो नेचुरली होते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं। हवा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये प्रोसेस है जो इनमें आपको पहला बताया गया रेस्पिरेशन, दूसरा रस्टिंग, तीसरा फोटोसिंथेसिस, चौथा कंबस्टन एंड देन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है एयर की। तो ये सारी चीजें बड़े इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। पहला है रेस्पिरेशन। तलफ़ुज़ है रेस्पिरेशन, लेकिन इसको रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, कुछ रेस्पिरेशन भी बोलते होंगे, तो इसको ऐसा क्या रेस्पिरेशन। इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी दे नीड फॉर लिविंग एंड ग्रोथ। बड़े रेस्पिरेशन के चैप्टर के अंदर भी ये चीज डिस्कस हुई कि वो प्रोसेस है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के जरिए और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी वो लिविंग के लिए यानी अपने सर्वाइवल के लिए भी यूज करते हैं और ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दे रेस्पायर ऑल द टाइम बाय डे एंड नाइट। याद रखें कि बेशक पौधे भी हों वो दिन को भी रेस्पिरेशन करते हैं और रात को भी करते हैं, क्योंकि एनर्जी तो देखें 24 घंटे एनर्जी चाहिए ना, और रेस्पिरेशन एनर्जी का सोर्स है। वर्ड इक्वेशन जो रेस्पिरेशन की है, ये बड़े शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और आगे एरो के साइन डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये प्रोडक्ट्स होंगे। Human beings and other mammals, together with birds, reptiles,
and amphibians obtain oxygen they need for respiration by breathing in air through lungs. आपको जिन एनिमल्स का बताया गया, मैमल्स जिसमें इंसान भी शामिल है, कैटल भी इसमें शामिल है, जो दूध देने वाले, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं जानवर, उनको मैमल्स कहते हैं। इनमें बर्ड्स भी शामिल हैं। इन रेस्पिरेशन की बात हो रही, रेस्पिरेशन बर्ड्स भी करते हैं। रेप्टाइल्स बेटे होते हैं जो कि जिन्हें हम रेंगने वाले जानवर कह सकते हैं, जो पेट के बल चलते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, ये स्नेक है, टर्टाइल्स वगैरह, ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। एम्फीबियंस ये वो एनिमल हैं जो खुश्की पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। जैसे बेटे ये फ्रॉग है, फ्रॉग, मेंढक, ये एम्फीबियंस हैं। तो कहा कि ये ऑक्सीजन हवा से लेते हैं लंग्स के जरिए। रेस्पिरेशन के लिए जो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ये लंग्स के जरिए हवा से लेते हैं। They breathe out air which contains less oxygen and more carbon dioxide and water vapors. कि जो हवा ये सांस के जरिए खारिज करते हैं, उसमें ऑक्सीजन थोड़ी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ज्यादा होते हैं, जबकि जो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन हवा, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होती है। इन केस ऑफ एयर, इवन के वाटर वेपर्स भी जो है कंपैरेटिवली कम होते हैं जो हवा इनटेक की जाती है। अच्छा, इन केस ऑफ एयर ब्रीथ्ड आउट बाय ह्यूमन बीइंग्स, this contains approximately 16% oxygen and 4% carbon dioxide with more water vapors than was breathed in. ये वाटर वेपर्स जो इनटेक जो हवा थी, जो सांस के जरिए हमने अंदर ली थी, उस हवा के अंदर वाटर वेपर्स थोड़े थे, इसमें वाटर वेपर्स ज्यादा हैं। और बाकी ऑक्सीजन का आपको बताया 16% है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% है, जबकि इन टेकन जो एयर थी उसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन देखें 21% थी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% थी। तो इन दोनों गैसेस में बहुत फर्क आ गया। फिश अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिश जो है ये पानी से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करती हैं अपने गिल्स के जरिए, यूजिंग देयर गिल्स। जैसा ये एनिमल जो मैंने पहले जितने डिस्कस किए उनमें लंग्स होते हैं, या हमारे जैसा लंग्स हैं कि हम लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, तो फिश के अंदर गिल्स होते हैं। मछलियों में गिल्स हैं इस काम के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी गिल्स के जरिए ही वापस पानी में रिलीज कर देती हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं दे ब्रीथ थ्रू द पोर्स, पौधे ब्रीदिंग करते हैं इन पोर्स के जरिए, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा लीव्स की अंडर साइड्स, यानी लोअर जो सरफेसेस हैं लीव्स की, उनमें पाए जाते हैं। जहाँ पे आपको कंपोजिशन एयर की बताई गई है। इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड जो सांस लिया हमने, सांस के जरिए जो लंग्स में हवा ले गए, उसमें 21% ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, वाटर वेपर्स वेरिएबल हैं। इनर्ट गैसेस, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह सारी कलेक्टिवली तकरीबन 1% है। नाइट्रोजन 78% है। अब एक्सहेल्ड एयर, जो हवा हम बाहर निकाल रहे हैं सांस लेने के दौरान, उसमें इनर्ट गैसेस 1% ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ये 4% होगी। वाटर वेपर्स मोर देन इनहेल्ड एयर, जो इनहेल्ड एयर में थे उससे ज्यादा है। ऑक्सीजन कम हो गई है, 16% हो गई, जबकि उधर 21% थी। नाइट्रोजन की परसेंटेज में फर्क नहीं आता, ये वही रहती है 78%। दूसरा प्रोसेस है रस्टिंग। बड़े क्वेश्चन पूछूंगा मैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। बड़े रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनिमल्स में होता है या प्लांट्स में होता है? कौन बच्चा बताएगा? सर बोथ कहना है सर। अमन शाहिद। सर ये Oh. प्लांट्स में होता है। ओके सर बहुत ओके। बड़े एनिमल्स तो डे एंड नाइट रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं 24 घंटे सांस लेते हैं, तो पौधे किस वक्त सांस लेते हैं? कबीर बिलाल। सर रात सर को कहना है कबीर बिलाल। सर डे टाइम में। तो रात को नहीं लेते?
Sir, day and night. बेटे डे एंड नाइट सांस Day लेते हैं, पौधे डे एंड नाइट रेस्पिरेशन करते हैं, दिन रात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है रस्टिंग। रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन द एयर एंड आयरन। लोहे का हवा की ऑक्सीजन और इवन हवा की नमी भी शामिल होती है। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो रस्ट बनता है, जिसे जंग कहते हैं उर्दू में। रस्ट इज अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये केमिकली बताया, रस्ट का फार्मूला क्या है, आयरन ऑक्साइड होता है ये। वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। सिर्फ ऑक्सीजन से रस्टिंग नहीं होती, पानी भी चाहिए, और अकेले पानी से भी नहीं होती, साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन और पानी दोनों चीजें अगर अवेलेबल हो तो तब रस्टिंग होती है। लिहाजा अगर आप लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं तो हवा की ऑक्सीजन या पानी, इन दोनों में से किसी एक चीज से महफूज कर लें तो लोहे को जंग नहीं लगेगा। बड़े याद रखें, हवा से या पानी, दोनों में से किसी एक से भी अगर आप बचा लें लोहे को, उसे जंग नहीं लगेगा। यस सर अगर हमें बचाना हो तो उसे पानी के अंदर रखेंगे? पानी के अंदर भी हवा होती है। आपने अभी देखा है कि पानी में भी जो है वो 2% हवा डिजॉल्व होती है, ठीक है। यस सर। पानी के अंदर रखकर आप नहीं बचा सकते। आप स्टोर्स के अंदर देखें, स्टोर्स के अंदर जो लोहा पड़ा होता है उसको कंपेयर करें उस लोहे से जो बाहर पड़ा होता है ओपन एटमॉस्फेयर में, तो ओपन वाले को जंग बहुत ज्यादा लग जाता है, अंदर वाला बच जाता है, क्योंकि अंदर हवा में नमी भी ना होने के बराबर है, ठीक है। नमी ना होने के बराबर है हवा में, बाकी ऑक्सीजन तो अंदर होती है ना। तो सिर्फ एक नमी ना होने की वजह से, मॉइस्चर के ना होने की वजह से उसको जंग नहीं लगा। सिंपल वर्ड इक्वेशन रस्टिंग की दी हुई है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, जैसे आयरन ऑक्साइड बना। नेक्स्ट बेटे फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से वाटर लेते हैं, और इनको आपस में सनलाइट की प्रेजेंस में इनको आपस में मिलाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान बड़े याद रखें, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ये हवा में चली जाती है। इस पैदा होने वाली ऑक्सीजन को पौधे रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो हवा में रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन को बताया कि ये वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर होता है इस प्रोसेस का। अगर पूछा जाए ना कि व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप बताएंगे कि वो ऑक्सीजन है। एज यू सी, नेक्स्ट बताया आपको कि सनलाइट एनर्जी जो है इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन पिगमेंट। पौधों के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये लाइट को अब्सॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर से अब्सॉर्ब होती है, जो लीव्स में जाती है स्टोमेटा के रास्ते। वाटर सॉइल से रूट हेयर्स के जरिए अब्सॉर्ब होता है, जो जाइलम के जरिए लीव्स तक जाता है। ड्यूरिंग द डे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाती है। एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, लेकिन प्लांट्स रेस्पिरेशन करते रहते हैं, ऑक्सीजन जो है वो यूज करते रहते हैं। However, the plants and all animal life जो है still take in less oxygen at night than the amount of plants produce. आपको उसमें बताया गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स रात के वक्त थोड़ी ऑक्सीजन जो है वो यूज करते हैं, लेते हैं, यानी इनको मिलती थोड़ी है। देन द अमाउंट ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे, जितनी दिन के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेते हैं उससे थोड़ी ऑक्सीजन है जो पौधे और जानवर, सारे पौधे और सारे जानवर रात को यूज करते हैं। मीन्स कि ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। दिन के वक्त जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ज्यादा होती है, और नाइट को जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो उससे कम है। लिहाजा ऑक्सीजन सरप्लस हवा में मौजूद रहती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कीप्स द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर मोर और लेस कांस्टेंट। कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है। बड़े फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि दो टाइम डे के अंदर, डे टाइम में दो टाइम ऐसे हैं कि जिस वक्त पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो सारी की सारी
यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, उस वक्त वो एटमॉस्फेयर में ना तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो बेटे दो टाइम ये कहलाते हैं डॉन एंड डस्क, DAW एंड डॉन, DUSK डस्क। डॉन और डस्क ये कौन से टाइम है? सुबह का टाइम और शाम का टाइम। डॉन बेटे टाइम होता है जिस वक्त सूरज तलू नहीं होता, सूरज तलू होने से पहले जो रोशनी नजर आती है इसको डॉन कहते हैं। और शाम को जब सूरज गरूब हो जाता है उसके बाद कुछ देर तक जो लाइट होती है उसको कहते हैं। तो बेटे इस दौरान पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस रेट से करते हैं कि जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो सारी यूज हो जाती है, ना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं ना रिलीज करते हैं। But it is end of this topic. If you want to ask any question, you can. No, sir.